तो क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी तक कि मैम हम एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि आदत तो आपकी कैसे हो गई थी 1 2 3 4 जय माता दी लेट्स रॉक वाली, पर अब क्या है आपको बेटा लिखना पड़ेगा। तो कौन सी स्ट्रैटेजी मैम हम फॉलो करें और बहुत अच्छे से नंबर ले आ पाएँ। सो बेसिकली आप ऐसा नहीं कि आपने कभी सब्जेक्टिव पेपर दिया नहीं, आपने बराबर सब्जेक्टिव पेपर दिए हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि सारे अच्छे ही दिए होंगे, पर अब आपकी आदत कैसी हो गई थी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की। हालांकि अब आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अब कोविड खत्म हो चुका है। एक्चुअली खत्म तो नहीं हुआ है, पर अब आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ डेली रूटीन पे आ जाओ बेटा, ठीक है, क्योंकि अब आपको आपका पेपर सब्जेक्टिव लिखना है। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक, यहाँ लिखी 5 है पर मैं आपको करीब 10 ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मैंने आपके टाइम टेबल का एक वीडियो बना के दिया है, उसको जाओ देखो, लोगों को शेयर करो, ठीक है। तुम इस ग्रज में मत रहना ओह माय गॉड अगर मैंने उसको शेयर कर दिया तो मेरे से ज़्यादा अच्छे नंबर ला लेगा। ये भावना बिल्कुल गलत है। शिप्रा मैम के आप बच्चे हो, ऐसा नहीं करना अपने को। लोगों को बताओ ये टाइम टेबल फॉलो करो, डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो और आपके पास अभी समय है बच्चों। आप अभी भी अगर वो शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सो घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए तो अब अपन शुरू करने वाले हैं क्या ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाएं कि सब्जेक्टिव पेपर पे अच्छे नंबर पाएं। तो चलिए सुनते जाएं, शिप्रा मैम के साथ आए। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7। मैं हूं शिप्रा तिवारी। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। ओके आ जाओ। सो बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर जो है ना, ये आपका टैलेंट दिखाता है। आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव पेपर है वो बेसिकली आपका टैलेंट दिखाता है, हाउ मच यू आर टैलेंटेड। समझ रहे हो बात को? मतलब आपकी लिखने की कला जो है वो सामने वाले एग्जामिनर को मेस्मराइज्ड कर सकती है। इस बात का विशेष तौर से याद रखिएगा बच्चों। चलिए तो सबसे पहले क्या करें हम कि हमारे नंबर अच्छे आए। बी एन एडवोकेट टू द इवेल्युएटर, ठीक है। नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, धड़ाधड़ 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 लिखते जा रहे हैं। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, हमेशा अपने दिमाग पर ये फ्रेम करके रखो कि अगर तुम इवैल्यूएटर होते तो तुम कैसा आंसर देखना पसंद करते। जिस दिन जो बच्चा ये सोच लेता है कि मैं इवैल्यूएटर हूं, जो कि खुद स्टूडेंट है, उस दिन वो बच्चा उतना ही अच्छा आंसर लिखने लगता है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, कॉलेज में पहले मैं क्या करती थी, पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भर देती थी, ले 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 ले। बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैं भी इवैल्यूएटर होती और अगर मैं भरी हुई कोई चीज़ देखती तो शायद मुझे भी पसंद नहीं आता। फिर मैंने फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू किया बच्चों, और यकीन मानिएगा नंबर बहुत ही तगड़े आए। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि तुम पहले इवैल्यूएटर की तरह बिहेव करो कि मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो अगर मैं इवैल्यूएटर होती तो मैं क्या देखना पसंद करती। तो वैसे ही आंसर फ्रेम करो। तो आप पहले ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आया है और फिर खुद इवैल्यूएट करो और फिर उसके बाद उसको लिखना शुरू करो। अपने मन से नहीं, जो राम गाथा लिखना शुरू कर दिया, भर दिया पूरा पन्ना, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुमने लिखा क्या। लिखा तुमने भले सही होगा, पर कौन, देखो ऐसा सीधी बात है यार, एक जो एग्जामिनर होता है उसको एक कॉपी चेक करने के लिए करीब 10 से 15 रुपये मिलते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। अब दुनिया भर की लाखों कॉपीज़ हैं, वो तुम्हारी कॉपी पर इतना माथा क्यों फोड़ेगा यार। तो इसलिए हमेशा उनकी नज़रिए से सोचो, ना कि अपनी होशियारी वहां पे झाड़ने लगो। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग जो हमको देखनी है वो क्या है बच्चों, आ जाओ। स्ट्रक्चर योर आंसर, ठीक है। हमेशा ये याद रखो, स्ट्रक्चर योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आया है सपोज दैट कि राइट डाउन द मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको लिखना है और अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस तुरंत बनाना शुरू कर देंगे तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा कि पगला है क्या यार। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस किसने दिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या पढ़ते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या है, कौन सा लॉ डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करता है, और उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस को आप लिखिए। मैंने वो आंसर लिखा नहीं, पर मैंने आपको ये बताया ना कि मैंने अपने माइंड में फ्रेम कर लिया था कि मुझे कैसे लिखना है। फिर से मैं अपनी ही बात करूंगी जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले कभी भी कोई भी आंसर लिखने जाए, अगर वो लॉन्ग आंसर है, देखो 1-2 नंबर में आपको ये सब नहीं करना है।
3 नंबर में भी नहीं करेंगे चलेंगे, पर अगर 5 नंबर का सवाल है बच्चों तो आपको ये करना ज़रूरी है। हमेशा अपने जो आपका आंसर है उसको पहले अपने दिमाग में फ्रेम कर लो। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में उसका इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन के बाद आप जो है उसके मेन पॉइंट्स लिखो और लास्ट में उस आंसर को हमेशा क्लोजर देना चाहिए, कंक्लूजन देना चाहिए। कभी भी किसी आंसर को आधा या जो है आधा अधूरा इनकम्प्लीट मत छोड़ो। कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो हमेशा उसका एक क्लोजर होना चाहिए। हेंस इट इज प्रूव्ड, आप मैथ्स में लिखते हो ना हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। अब फिजिक्स में लिखते हैं ना आप ये डेरिवेशन प्रूव हुआ, आंसर के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं ना, बायोलॉजी में लिखते हैं ना इसलिए ये डायहाइब्रिड क्रॉस दिया गया। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए ये बीमारी होती है, इसलिए 12th वालों ये हेल्थ एंड डिजीज होता है। सो कुल मिला के हमेशा आपके आंसर में एक छोटा सा क्लोजर होना चाहिए, बिना क्लोजर के आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। कोई भी एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा पहले इंट्रोडक्शन देखता है, मेन पॉइंट देखता है और लास्ट में क्लोजर देखता है। भरे हुए पैसेजेस किसी को भी देखना पसंद नहीं होते। आई थिंक 2 पॉइंट यू आर क्लियर इन दिस कि आपको खुद एग्जामिनर बनना पड़ेगा कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप कैसे बिहेव करते। दूसरा, आपको अपना स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड क्लोजर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात है, कभी भी मैंने आपको क्या बोला, मैं खुद जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय की एक बार मैं कॉपी चेक कर चुकी हूँ। कुछ बच्चे पूरा सही लिखते हैं, पूरा सही लिखते हैं, पर फिर भी उनका आंसर देख के ना ऐसा लगता है क्या है यार, क्या बकवास है, ठीक है। तो हम उनका आंसर पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। अब अगर आप उनका आंसर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगे तो वो कितना भी मतलब आपको पता है कि वो सही लिखा है, पर आप उसके आंसर की जो फ्रेमिंग है उसको देख के आपका दिमाग खिजिया जाता है और 5 में से 2.5 नंबर आप दे देते हैं, उसने जबकि सबसे सही लिखा था, पर फिर भी आप उसको नंबर नहीं देते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैम क्या करें, हमेशा ये याद रखिए कि पैराग्राफ्स को चेंज करिए, ठीक है। दूसरी बात, आप हमेशा हेडिंग यूज़ करिए और उसकी सब हेडिंग यूज़ करिए। कभी बच्चों मेरी स्लाइड्स देखी हैं आपने, कभी भी देखी हैं? हमेशा इस पट्टी पे लिखा रहता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और कौन से क्लास का है। फिर आप आते हैं उसकी मेन हेडिंग पे और उसके सब हेडिंग्स देखते हैं। कभी भी आपने देखा है कि शिप्रा मैम भर के स्लाइड ले आई हो, जो कि यूजुअली बहुत सारे टीचर्स करते हैं, पर शिप्रा मैम ऐसा नहीं करती है, क्योंकि जब भी आपको नोट्स इसके स्क्रीनशॉट लेने, हाँ आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है, मैम ग्रे लग रहा है, मैम रेड नहीं दिख रहा है, पर अल्टीमेटली कभी भी आपको ऐसा लगा कि शिप्रा मैम के आंसर फ्रेमिंग सही नहीं है, क्योंकि ऐसी हो ही नहीं सकती। आपको वो हमेशा मेन हेडिंग यूज़ करेगी, सब हेडिंग यूज़ करेगी, ताकि जब आप उस स्लाइड को देखें तो वो बहुत कैची लगे, ठीक है। वो हेडिंग भी है, वो सब हेडिंग भी, बस आधा एग्जामिनर का मन तो आपने तभी जीत लिया है, तो आपको नंबर कैसे नहीं मिलेंगे। दिल जीत लिया, मन जीत लिया, अब नंबर कौन रोक पाएगा बाबे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, हमेशा बकवास करने वाले बहुत मिलते हैं। जैसे यूजुअली जब मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ उसमें 2 नंबर लिखना है, तो वो अपनी होशियारी झाड़ने के चक्कर में कि मुझे बहुत कुछ आता है, वो 2 नंबर के सवाल में 5 नंबर का डिटेल लिख देता है। इसके चक्कर में वो पीछे जो सवाल आए हुए हैं उनको भूल जाता है। इस चक्कर में पूरा पेपर छूट जाता है और उनके माँ बाप पूछते हैं क्यों रे, कैसा गया? बहुत अच्छा गया, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसने वो 2 नंबर के 5 सवाल लिख लिए हैं तो उसको पूरे नंबर, बढ़िया नंबर मिलेंगे। पर उस गधे को ये नहीं पता है कि 2 नंबर के सवाल में हमेशा 2 ही नंबर मिलेगा बेटा। तो 2 नंबर के सवाल को हमेशा 2 ही नंबर की तरह लिखा करो। क्लियर है? ये नहीं कि अब जो है हम, क्योंकि एग्जाम इज नॉट अ प्लेस टू शो हाउ मच स्टूडेंट नोज, आप वहाँ पर अपनी होशियारी झाड़ने का प्लेस नहीं है, वो अपनी इंटेलिजेंस झाड़ने का प्लेस नहीं है, वो आपको एग्जामिन करने का प्लेस है बेटा, ठीक है। तो उसमें अपनी होशियारी मत झाड़ना। 2 नंबर का सवाल दिया है तो 1-2 लाइन में उसको क्लोजर देना। शॉर्ट आंसर दिया है तो उसको करीब आधे पन्ने लिख देना, और लॉन्ग आंसर की कोई लिमिट नहीं है, तो आप कितना भी लिख सकते हैं जितना आपके पास समय है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमेशा वही आंसर करिए। और वैसे भी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में भी यही होना चाहिए, जो सवाल आपसे पूछा जाए हमेशा उसी सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि जो वो पूछ रहा है उसको तो बताओ, आजू बाजू दाई माई सब बता दो, ये नहीं करना है हमको, ठीक है। आइए ये अगला बात करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के में आपको क्या कहेंगे टॉप करवाएगा, वो है आंसर टू द पॉइंट, ठीक है। पहली बात यह है कि शॉर्ट आंसर में शॉर्ट आंसर की आपको जो है लेंथ देनी है, वेरी शॉर्ट में वेरी शॉर्ट की लेंथ देनी है, लॉन्ग में लॉन्ग की लेंथ देनी है। अब स्टे टू द पॉइंट। अब अगर आपसे सवाल पूछा गया है मलेरिया के बारे में, राइट डाउन अबाउट द मलेरिया। अब आप जो है, मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज होती है, ये कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी।
ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोसेस हम कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं, मेरे पास हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है, ठीक। मलेरिया आपसे पूछा गया, आपने पहली लाइन लिखी कि मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है, और तुम कम बखत मलेरिया छोड़ के दुनियादारी की सब प्रोटोजोन डिजीज लिखने बैठ गए और 4 लाइन में मलेरिया को आखिरी में खत्म किया। कितना नंबर मिलेगा? अंडा बटे सन्नाटा मिलेगा, लास्ट के 4 लाइन में 1 नंबर मिल जाएगा। एक तो तुमने एग्जामिनर को खिजियाया, वो पूछ रहा है मलेरिया, तुम कुछ भी लिखे, अमीबियासिस लिखे जा रहे हो, कोई और बीमारी लिखे जा रहे हो, तो वैसे एग्जामिनर खिजिया जाएगा, वहीं काट देगा, हो सकता है 1 भी नंबर न मिले। तो आंसर टू द पॉइंट, बकवास मत लिखिए, क्योंकि सामने वाला जो है ना वो अपना बाप है बेटा, उसको सब पता है कि इसका आंसर क्या होगा। और टू द पॉइंट लिखिए, ये आंसर इतना बड़ा लिखने से अच्छा लिखो इतना, पर इतना बेहतरीन लिखो कि सामने वाला बोले ये बच्चा बहुत प्यारा है यार, ठीक है, इसको नंबर दो। और आपको पता है हमेशा उन आंसर्स को पहले लिखो जो आपको बहुत बेहतरीन आते हैं। समझ में आई बात? हमेशा उन आंसर्स को पहले लिखो जो आपको बेहतरीन आते हैं। हमेशा एग्जामिनर का दिल जीतने के पहले 5 क्वेश्चन में ही कर लो, ताकि बाद में वो आपके नंबर काटने की कोशिश भी करे तो ये सोचे पहले इतना अच्छा लिखा तो ये भी सही ही लिखा होगा। इससे एग्जामिनर भ्रमित हो जाता है और आपको बहुत सारे नंबर दे देता है। क्लियर? ये ट्रिक है। और बेटा ये जो है ऐसा आपको सिखा नहीं रही हूँ, पर आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो आंसर टू द पॉइंट करना है। सब्जेक्टिव आंसर इज नॉर्मली लार्ज इन वर्ड्स। ठीक है, आपको पता है कि सब्जेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स मिनिमम 300 to 500 वर्ड्स टू फिनिश द एग्जाम। ठीक है, therefore we require the best planning, knowledge, ideas and concept preference of the subjective question। आप हमेशा याद रखो कि आपके पास एक वर्ड लिमिट है। ठीक है, मुझे याद है कि सीबीएसई पीएमटी, जिसको आजकल हम नीट कहते हैं, पहले सीबीएसई पीएमटी में ना एक प्री का पेपर हुआ करता था और एक मेंस का पेपर हुआ करता था। मेंस के पेपर में जो कॉपीज होती थी उसमें क्या छोड़ा जाता था? स्पेस। क्या छोड़ा जाता था? स्पेस। मतलब आप उससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते हो। तो जब वो लोग इतना दिमाग लगा सकते हो तो तुम्हें भी इतना दिमाग लगाना है कि आपको 3 लाइन से ज़्यादा जो है, 2 लाइन से ज़्यादा वेरी शॉर्ट नहीं लिखना है। अब उस 2 लाइन में अपने आप को एक्सप्रेस, जैसे मान लो एक्सप्लेन डायहाइब्रिड क्रॉस। अब तुम डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो भैया 10 पन्ने का नॉलेज जानते थे, पर उस 2 लाइन में आप क्या लिखोगे कि आपको पूरे नंबर मिल जाए? इसके लिए उस डायहाइब्रिड क्रॉस का बार बार अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मैम कहाँ से मिलेगा? मैम ने 1 शॉट बना दिया, मैम ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया, मैम क्या करे? ठीक है, पैर लटका के खड़ी हो जाए, क्या कर ले मैडम बताओ? ठीक है बेटा। सो आज बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही चिल पिल वीडियो है, इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करो शिप्रा मैम के। कैसे नहीं आप सक्सेसफुल हो सकते हो। वो टाइम टेबल वाला वीडियो देखकर बच्चे इतने मेस्मराइज्ड हैं, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्होंने फॉलो करना शुरू किया और वो अपने दिनचर्या में कुछ पिछले 4-5 दिनों में ही चेंज देखने लगे और उनको ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ लिखिए कि कम स्पेस पे आप ज़्यादा वर्ड घुसा के, वो भी अच्छे वर्ड्स घुसा के, किस तरीके से अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है वो है आपकी योर हैंड राइटिंग शुड बी, ठीक है, रीडेबल, ठीक है, लेजिबल, योर पेपर शुड बी नीट। ठीक है, अब सुनो, मैं हर बार, हालांकि ये पॉइंट तो एप्लीकेबल मेरे लिए भी होता है, पर बच्चों बोर्ड की बात छोड़ दो, मेरे कॉपी में ठीक ठाक हैंड राइटिंग आती है, अच्छी लिखती हूँ हैंड राइटिंग। ठीक है, हमेशा ये याद रखिए कि आप जो लिख रहे हैं वो सामने वाले के पढ़ने में आए। बेटा पैरों का इस्तेमाल लिखने में ना करें। ठीक है, हमेशा हाथों का इस्तेमाल करें लिखने में, पैरों का इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है, अब हाथों का इस्तेमाल करो बढ़िया से। हाँ मैम, पैर से कौन लिखता है? तो बेटा यही बोल रही हूँ कि आप जो है ना, मान लो, ध्यान से सुनो, मैम मेरे शब्द अच्छे नहीं बनते, मैं क्या करूँ? मैम मैं नहीं कर पाता। तो बेटा नहीं बनते तो वो फिर नहीं बन पाएंगे, अभी उस चीज़ की स्ट्रेस मत लो, पर कम से कम आप 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग तो दे सकते हैं। पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, हेडिंग सब हेडिंग तो दे सकते हैं, अंडरलाइन तो कर सकते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट्स, ये सब तो लगा सकते हैं ना। आप नहीं लिख सकते बहुत सुंदर, पर कम से कम अरेंज्ड मैनर में तो चीज़ें लिख सकते हैं ना। यही तो मैं आपको बोल रही हूं कि इस तरीके से आपका पेपर नीट दिखेगा और हमेशा नंबर उन्हीं को मिलते हैं, कितना भी सुंदर आप लिख लीजिए, पर अगर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काटा पीटी है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात आप सुन लो। क्लियर है? तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो।
क्लियर है? तो आपका हैंडराइटिंग कैसा हुआ उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए, पर सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। नीट एंड क्लीन एंड इट शुड बी रीडेबल। ठीक है, अब आपको बोला गया आर, तो आर जो है किसी और ही तरीके से लिखने जा रहे हैं, तब तो फिर आपका काम गड़बड़ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और हमेशा जो एग्जामिनर के आई में सूदिंग होना चाहिए। वाह यार, ये बच्चा का हैंडराइटिंग नहीं है, पर देखो कितना साफ लिखा है। ठीक है, यूज द टेक्निकल कीवर्ड्स। ठीक है, यूज द टेक्निकल कीवर्ड्स। ठीक है, ओके, टेक्निकल कीवर्ड्स कैसे मैडम, कैसे आप टेक्निकल कीवर्ड्स के बारे में बात कर रही हैं? प्रेगनेंसी बोला तो गेस्टेशन लिख दो उसको। ठीक है, बोला उसकी व्यस्क अवस्था आ गई, एडल्टनेस आ गई, प्यूबर्टी बोल दो उसको। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गया, उसको पीरियड्स क्यों बोलना है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलो। तो टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करने से एग्जामिनर अंदर का क्वेश्चन भी नहीं पड़ेगा आपका आंसर, उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब इस बंदे को इसका टेक्निकल वर्ड पता है तो डेफिनेटली इसको आंसर भी अच्छे से आता होगा। तो ऑलवेज यूज द टेक्निकल कीवर्ड्स। ठीक है, और हमेशा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लिखिए, जो सेंटेंस लिखिए वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए। आप जो है ये नहीं कि घोड़ चाल जैसा शुरू हो गया है तो शुरू हो गया, बंद ही नहीं हो रहा है, फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा, कॉमा ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो आप अगर कोई मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला है, तो उसको फुल स्टॉप लगा के दूसरी लाइन पे लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। कॉपी भरपूर है इंडिया के पास, आपको मिलेंगी सप्लीमेंट्री कॉपीज। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, मेन प्रॉपर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए आपको स्केल वाला, हालांकि आप जैसे कि कॉपीज आती हैं कि उसमें अलाइनमेंट खींची रहती है, पर अगर नहीं भी खींची है और आपके पास स्केल से खींचने का टाइम नहीं है तो उसका मार्जिन दोनों साइड से मोड़ दीजिए ताकि आप उसके बाहर ना जा पाए। कुछ बच्चे होते हैं यहाँ से लिखना शुरू किया फिर नीचे लिखना, मतलब अजीब और गरीब एंड बंड कॉपी दिखती है। मोड़ लीजिए दोनों साइड का मार्जिन और फिर लिखिए। नहीं मोड़ प्रॉपर फर्स्ट कॉपी में तो लाइन खींच लिए, लाइन खींची आई तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपके पास अलाइनमेंट है। क्लियर है? और हमेशा दो वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। हमेशा देखो, ये देखो, लुक एट दिस, ये आंसर देखो कैसे लिख रहा है ये आदमी। जब हमने इसको सब को एक साथ में जोड़ दिया तो गिचपिच दिखने लगा। जैसे जैसे वो स्पेस देता गया जो आंसर था वो एकदम अट्रैक्टिव दिखने लगा। क्लियर है? डिवाइड योर आंसर इनटू द पैराग्राफ एंड पॉइंट्स वेरेवर इट इज़ पॉसिबल। मैंने आपको बोला कि आप फ्रेजेस लिखिए, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये सब ढंग से लगाइए, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। क्योंकि राइटिंग स्किल्स भी जो है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में सबसे अधिक चेक की जाती है। क्लियर है? राइटिंग स्किल्स आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है लल्ला? ठीक है मेरे बच्चों, मेरे आंखों की तारों, चांद सितारों। ठीक है, ऑलवेज डिवाइड योर आंसर इन द पैराग्राफ्स। ठीक है, ऑलवेज डिवाइड योर आंसर इन पैराग्राफ्स। ठीक है, अब आपको मैं एक और ट्रिक समझा देती हूँ, मज़ेदार है तो सुनना। मैडम किसी क्वेश्चन का सवाल का आंसर हमको आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं, तो क्या करें? अब बेटा उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना और उसको पैराग्राफ या पॉइंट में मत लिख देना। क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, वो एग्जामिनर के लिए बहुत आई कैचिंग होते हैं और वो तुरंत पकड़ लेता है कि आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा है। तो जिन क्वेश्चंस के लिए आप 100% श्योर हैं उनको आप आगे आगे लिख देना, जिनके लिए आप श्योर नहीं उनको पीछे लिख देना, और पैराग्राफ में मत लिखना क्योंकि पकड़ा जाओगे, तो डिटेल आप उसमें लिख देना। एग्जामिनर सोचेगा कि जब इतने सारे सही लिखे हैं तो ये भी सही लिखा होगा। अब ये मैं तुमको कोई जो है तो वो नहीं सिखा रही हूँ 420 मैडम आप बोला कि बनता नहीं तो ऐसे लिख देना, नहीं बनता तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो बेटा क्या करें। ठीक है, एक और आपको ट्रिक बताती हूँ जो कि जनरली मैं बच्चों को बताती हूँ। मान लो कि घास के बारे में लिखने के लिए आया है, अब घास के बारे में तुमको याद ही नहीं आ रहा क्या लिखें, तो फिर आप क्या लिखो, घास बहुत अच्छी होती है, फिर घास में लिखो कि एक खूंटा गड़ा हुआ है और उससे बकरी बंधी हुई है, और बकरी के बारे में लिखना शुरू कर दो। अब वो आपका लक बाई चांस है कि आपको नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि पहली लाइन आपने घास के बारे में लिखी और पहले के जो आंसर्स थे वो आपने बहुत प्रॉपर लिखे हैं, तो एग्जामिनर ये सोच सकता है कि शायद आपने ये भी अच्छा लिखा हो। ये ट्रिक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कुछ नहीं याद आ रहा होता है उस क्वेश्चन के बारे में, कुछ भी नहीं। ठीक है, तब आपको ऐसा करना है, अदरवाइज बाकी नॉर्मल आंसर में बकरी मत लिख देना, नहीं तो तुम्हें गधा बना देगा, वो अंडा दे देगा। ठीक है, ये नहीं करना अपने को। क्लियर है? तो आप पैराग्राफ्स जो है प्रॉपर चेंज करके लिखिए, अदरवाइज काम गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपका, देखो मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, जो ये मेरी ट्रिक थी, आप जैसे चाहे तो वैसा कर सकते थे। ठीक है,
हमेशा मैं क्या करती थी कि शॉर्ट वाले पहले अटेम्प्ट कर लेती थी, सारे शॉर्ट वाले, वेरी शॉर्ट वाले, जितने वेरी शॉर्ट सबसे छोटे वाले पहले अटेम्प्ट कर लेती थी। फिर मैं पीछे से लॉन्ग वाले उठाती थी। लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में मान लो 5 लॉन्ग वाले आते तो मैं 3 लॉन्ग वाले पहले ही लिख लेती थी ताकि मेरा समय बचे। फिर शॉर्ट वाले लिखती थी और फिर 2 लॉन्ग वाले आखिरी में लिखती थी। लॉन्ग वाले क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको प्रॉपर दिमाग, प्लानिंग, नॉलेज, अरेंजमेंट, एक्सप्रेशन एंड क्या कह सकते हैं इसको हम जो है क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंटेशन, ये सब देना चाहिए आपको। और ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर आंसर फ्रेम करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसा करती थी। अब आपका अरेंजमेंट, अगर आपको ये लगता है कि आप पूरे जितने भी समय दिया गया है उसमें आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो आप वेरी शॉर्ट से शुरू कर सकते हैं। ये मेरी प्लानिंग थी। मुझे ऐसा लगता था कि लॉन्ग वाले मेरे अच्छे से नहीं लिख पाते क्योंकि आखिरी में समय नहीं बचता, तो इसलिए मैं लॉन्ग कुछ को पहले कर लेती थी। क्लियर है? पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। मैडम और वाले छोड़ सकते क्या? नहीं, तुम्हारा मन है तो और वाले भी कर लेना, ठीक है? और वाले मत करके आना। कुछ बच्चे होशियारी दिखाने के चक्कर में और वाले भी लिख लेते हैं, तो वो नहीं लिखना है अपने को, ठीक है? एंड मैनेज योर टाइम, ठीक है? और मैनेज ये कब कर पाएंगे आप? मैनेज आप तब कर पाएंगे जब शिप्रा मैम के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों की प्रॉपर प्रैक्टिस आप करेंगे। क्लियर है? प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी होनी बहुत 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 ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते जाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए। मैं करूँगी कि मैं आपको सैम्पल पेपर दूंगी, ठीक है? मैं आपको क्या दूंगी? सैम्पल पेपर दूंगी, और सैम्पल पेपर मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी और फिर देखूंगी कि आप टाइम मैनेज कर पाते हैं या नहीं, ठीक है? इस तरीके से आप अपने एग्जाम को मैनेज करना सीख लीजिए, आपके पास भी वो है। ऑलवेज मेक द वाइज चॉइसेस। मैंने आपको बोला ना, मैं हमेशा यही करती थी, ठीक है? मैं हमेशा एग्जाम में, चल एक और पॉइंट जो है वो मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ। हम रिवाइज द आंसर शीट, इसके पहले आपको क्या करना है? जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा सबसे पहले, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा सबसे पहले आप पेपर को ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ लिया आपने पेपर, अब आप सट से दिमाग लगाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। दिमाग लग गया आपका, ठीक? तो ये नहीं कि पेपर पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे तक पेपर ही पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं करा। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि कौन सा जो सबसे बेहतरीन आंसर आता है ना आपको, वही सबसे पहले आप शुरू करिएगा। मैं ऐसे ही करती थी। मैं कभी कभी मैं लॉन्ग आंसर उठा लेती थी, ठीक है? मैं लॉन्ग आंसर उठाई, बढ़िया उसको ये कॉलेज की बात बता रही हूँ मैं, उसको 2-3 पन्ने अच्छे से आराम से सुंदर से लिखा, दूसरा लॉन्ग आंसर सुंदर लिखा, तीसरा लॉन्ग आंसर सुंदर लिखा, फिर बीच में वेरी शॉर्ट पूरे कर दिए, फिर शॉर्ट कर दिए, लास्ट में 2 लॉन्ग आंसर पूरे लिखे। इससे एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है आपकी कॉपी में वो बना रहता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, किसने प्रॉपर अरेंजमेंट से सारी चीज़ें लिखे। तो ये मेरी चॉइसेस होती थी कि मैं ऐसा करूँगी। आप हमेशा वही आंसर शुरू करना जो आपको अच्छे से आता है, और बिना पेपर पढ़े पेपर सॉल्व मत करना। क्लियर है? पहले पेपर पढ़ लें। कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ते जाते सॉल्व करते जाते, नहीं, पहले एक बार पेपर पढ़ लो, अपना दिमाग बना लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको उठाना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? और एक बार लिखने के बाद हमेशा अपनी आंसर शीट को चेक करो कि क्या आपने, कई बार ऐसा होता है बच्चों के नंबर सिर्फ इसमें कट जाते हैं कि उन्होंने आंसर शीट सीक्वेंस में नहीं लगाई होती है। उन्होंने, कई बार ऐसा होता है लास्ट में जब आपके पास 1-2 मिनट का समय बचाना, मतलब कम से कम 10 मिनट का तो बचाना, और एक बार चेक करना पेपर से और अपनी कॉपी से सारे क्वेश्चन जिनमें तुमने टिक कराए थे कि मैं आज के पेपर में सॉल्व करूंगा, क्या तुमने वो कर लिए हैं? अगर नहीं किए तो धड़ाधड़ उनको भी लिखकर खत्म करो। तो आंसर शीट चेक किए बिना आप सब्जेक्टिव पेपर में काम नहीं कर सकते। ये मैंने एक बच्चे की आंसर शीट लगा रखी है, ठीक है? ये CBSE टॉपर का, कुछ 2018-17 का टॉपर है ये, ठीक है? इसकी आंसर शीट में आपको क्या दिखाई देता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, मैं फिजिक्स तो नहीं समझा पाऊंगी, पर ये जो क्वेश्चन है ये एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप क्या देख रहे हैं कि आई थिंक ये आया है क्या, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? ये आया शायद। तो उसने प्रॉपरली पहले, भले ही 2 नंबर का सवाल आया, पर एक डायग्राम बनाया है, प्रॉपर लिखा है उसने 3-4-5 लाइन। कैसे नहीं मिलेगा इस बच्चे को? अब आप देखो इसने क्या किया है। अच्छा, ड्रॉ द पैटर्न भी लिखा, मे बी ये वेरी शॉर्ट नहीं है। ड्रॉ द पैटर्न ड्रॉ किया इसने। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग द स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू द हेल्प
एंड हेल्प परपेंडिकुलर टू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, स्टेट राइट हैंड। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरा है स्टेट राइट हैंड थंब रूल एंड एक्सप्लेन हाउ दिस रूल इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया है, सबसे पहले डायग्राम बनाया, फिर उसने राइट हैंड थंब रूल लिखा और फिर उसका क्या यूज है और उसने प्रॉपर डायग्राम से समझाया। तो प्रॉपरली अब बताओ कहाँ गुंजाइश है इसके में नंबर काटने की। यार डायग्राम बोला, बढ़िया बनाया, प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम बनाया, देखो प्रॉपर लेबल डायग्राम बनाया, फिर इसने एक लाइन छोड़कर इसने हेडिंग दी। ठीक, फिर हेडिंग में इसने लिखा और देखो तुम इसकी आंसर शीट में तुमको क्या सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, मतलब जिसमें वो चाहता था कि एग्जामिनर देखे, उसने अंडरलाइन किया। देखो राइट हैंड थंब, ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन, ठीक है, इसने अंडरलाइन किया कि तुम देखो कि ये मैंने सही लिखा है। कहाँ नंबर काट पाएगा यार एग्जामिनर, तुम सोचो ऐसे आंसर मिलेंगे तो उसका भी वो रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बायो का लेके आई हूँ, देखो व्हाट इज फूड चेन, पहला क्वेश्चन ये है। व्हाट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, व्हाई फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। अब इस सवाल में देखो सबसे पहले वो ये पूछ रहा था कि फूड चेन क्या है, इस बच्चे ने देखो फूड चेन लिखा, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट वो दिखाना चाहता था कि फूड चेन सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, इसमें हाईलाइट कर दिया उसने। फिर उसके बाद उसने फूड चेन का डायग्राम बनाया, उसके बाद उसने बताया कि फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, फिर उसने 10% लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया है और उसके बाद फिर उसने इस पिरामिड से एनर्जी के फ्लो को बताया। इस डायग्राम में क्या क्या आपको दिख रहा है, सबसे पहले इस डायग्राम में आपको, इस पूरे आंसर में आपको क्या क्या दिखता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं इस आपको आंसर में सबसे पहले आपको क्या दिखता है। मैम इस आंसर में सबसे पहले हमको दिख रहा है, देखो मैं लिख के बता देती हूँ, इस आंसर में ठीक, इस आंसर में सबसे पहले हमको दिख रहा है मैम पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। इस आंसर में सबसे पहले 1 2 3 4 5 5 नंबर में 5 पॉइंट उसने लिखे। ठीक, फिर इस आंसर में आपको पॉइंट्स के अलावा क्या दिख रहा है, आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, इस आंसर में आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है। फिर इस आंसर में आपको क्या दिख रहे हैं, स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेस दिया है इसमें, दिख रहा है आपको स्पेसिंग। ठीक है, फिर इस आंसर में आपको क्या दिख रहा है, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। फिर इस आंसर में आपको क्या दिख रहा है, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम, क्लियर। और इस आंसर में आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इस पूरे आंसर में आपको ये क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं जो मैंने आज के सेशन में आपको बताई। आंसर आपका भले ही 25 पन्ने का ना हो, पर 5 नंबर में अगर आपने एक पन्ना भी ऐसा लिख दिया है, कोई माई का लाल आपके नंबर को काट नहीं सकता। तो इस आंसर में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस वीडियो के बाद आप ऐसा ही आंसर लिखना शुरू करेंगे और फिर मुझे बताना कि आपके नंबर कितने आए। ठीक है, तो आपके नंबर कितने आए इस वीडियो के बाद मैं पूछूंगी। दीज आर द टिप्स to perform well into your subjective examination. These are the tips for your examination, जिससे आप अपने स्कूल में, अपने स्टेट में, इंडिया में टॉप कर पाए। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं बच्चों तो गारंटी है मेरी, गारंटी, शिप्रा मैम बोल रही है ना, गारंटी तो है, आप एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। इट ऑलवेज जो है थिंग्स आर इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। जब तक आप किसी चीज़ को, आपको हमेशा लगता है कि एक अच्छा आंसर आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपकी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है। मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, सुंदर हो, पर अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं बच्चों, अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आंसर शीट अच्छी हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब हैंडराइटिंग अच्छी हो या नहीं हो, आपकी आंसर शीट अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो पहले ट्राई करके तो देखो, ठीक है, इम्पॉसिबल इज मेड अप ऑफ आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखो, फिर अपन बात करते हैं कि अपन आप इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस अमेजिंग वीडियो। नेक्स्ट किसी अमेजिंग सेशन में मिलूंगी, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।